जब कोई नरभक्षी अधिक किल करता है और उसके बाद वह बहुत चालाक हो जाता है और उसका जो आत्मविश्वास है वो इतना बढ़ जाता है कि वो उसी के लिए परिणाम मैं अपने अनुभवों के इस श्रृंखला में आज आपको ऐसे ही और जो 7 मानवों का शिकार कर चुका था और उस आदमखोर का जो आत्मविश्वास था वो इतना बढ़ चुका था कि वो अब इंसान को कुछ नहीं समझ रहा था। ऐसे ही आदमखोर देवलकोट का वृत्तांत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये घटना 4 अक्टूबर 2006 की है। गैरसैंण के बगल पे 5 किलोमीटर पे एक काली माटी कस्बा है। वहाँ 8-9 परिवारों का एक गांव जो बिल्कुल रोड पे बसा हुआ है और यहीं से रामगंगा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। और इस रामगंगा जो मंदिर है राम जी का, उस पे जो गेट बना है, ठीक उस गेट के सामने एक स्टैंड पोस्ट था। जो उस समय अक्टूबर में लोग खेतों में, पहाड़ों में, खेतों में हल जुताई और इसका काम बहुत तेज़ी से होता है, तो लोग सुबह उठ के जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं और उसके बाद खेतों में काम करते हैं। यहाँ पे एक बचुली देवी, जिसकी उम्र उस समय 46 साल थी, वो बाल विधवा होने के कारण अपने भाई के साथ ही रहती थी। वो सुबह लगभग 4 बजे उठी और क्योंकि पानी घर पे नहीं होता है यहाँ, तो स्टैंड पोस्ट पे पानी की अपनी जो गागर है, गागर लेके वो स्टैंड पोस्ट पे आई और वहाँ पे उसने पानी भरने के लिए अपनी गागर लगा दी। जब तक नल से पानी गागर को भरता तो थोड़ा इंतज़ार उसको करना पड़ा और इसलिए वो वहीं पे बैठ गई। उस समय इस क्षेत्र पे किसी गुलदार का कोई हमला नहीं था, यानी कि 2006 तक गैरसैंण क्षेत्र में कभी भी कोई आदमखोर सक्रिय नहीं हुआ था, इसलिए आदमखोरों का कोई भय नहीं था। उस दिन कैसे कोई गुलदार जो उस स्टैंड पोस्ट के ऊपर खेतों में बैठा रहा और उसने जब बचुली देवी को वहाँ पे बैठे हुए देखा, जबकि वो बिल्कुल रोड पे बैठी हुई थी, तो उसने तुरंत बचुली देवी पे हमला कर दिया। और सुबह का समय था, इसलिए लोग उठे भी नहीं थे, इसलिए बचुली देवी की चीख किसी को सुनाई नहीं दी। और उस गुलदार ने उस बचुली देवी के शव को खींचना शुरू किया। शायद उस समय कोई गाड़ी वाला रोड पे चला शायद, और गुलदार वहाँ से उस शव को छोड़ के खिसक गया। मेरे को ऐसा ध्यान आता है कि शायद रोड पे महिला के शव देखकर वो गाड़ी वाला सीधा निकल गया और उसने सोचा शायद कोई ये हत्या का मामला होगा, इसलिए कौन इस पचड़े में पड़े, इसलिए वो सीधा निकल गया। फिर गुलदार आया और गुलदार ने फिर बचुली देवी के शव को उसके गर्दन से पकड़ा और खींचते हुए ले गया। जब शव रोड पे कुछ समय रहा तो उस समय क्योंकि उसके कैनाइल जो थे उसके गले को आर पार कर चुके थे, इसलिए उन कैनाइलों के छेदों से दुनिया बहुत सारा ब्लड वहाँ पे निकल गया और रोड पे ब्लड फैल गया। वहीं काली माटी के कुंदन सिंह सुबदार साहब थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो हमेशा सुबह 5 बजे रानीखेत कैंटीन के लिए लोगों को लेके जाते थे और शाम को वो वापस आते थे। जब वो वहाँ पर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर आज बहुत ब्लड है। फिर ये सोचकर शायद किसी कुत्ते को कोई गुलदार उठा के ले गया होगा और इसलिए वो उस सीधे वहाँ से चल दिए। सुबह जब लगभग 7-8 बज गए थे तो उनके भाई जो बहादुर सिंह थे, उन्होंने देखा यार आज जो हमारी सिस्टर है ये उठी नहीं अभी तक, तो किसी ने वहाँ पे, और उन्हें भी ब्लड देखा तो लोगों ने सोचा शायद किसी कुत्ते को वो जो है वो गुलदार उठा के ले गया है। परंतु जब लोग नीचे देखा तो वहाँ पे घसीट के बहुत तेज निशान थे, क्योंकि जो खेत थे वो हल लगे हुए खेत थे और हल लगे खेतों में जो गुलदार उस बचुली देवी के शव को जब उसने खींचा तो उसे एक बहुत गहरी घसीट के निशान बन गए। तो उसके बाद वो अब उसके कमरे में गए तो वहाँ वो थी नहीं,
तो उन्होंने आशंका हुई कि यह घसीट के निशान किसी कुत्ते के नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलदार जो है उनकी सिस्टर को उठा के ले गए हैं। और उसके बाद वो लोग उन घसीटों के पीछा करने लगे। दोस्तों, उस रोड के नीचे वहाँ पे एक नाला था और नाले के पार जंगल था। तो वो गुलदार उस शव को खींचकर उस नाले के पार ले गया और बार बार गर्दन पकड़ने के कारण जो गर्दन थी वो नाले के पार उसकी अलग हो गई और बाकी वो जो गुलदार था, गुलदार ने उस शव को लगभग 300-400 मीटर दूर जो है वो वहाँ पे ले गया उसको। क्योंकि घटना लगभग 4 बजे सुबह की थी, इसलिए गुलदार को उसको खाने का टाइम नहीं मिला। केवल उसने उसके जो गाल थे, गालों को अपने जीभ से चाट लिया था और बाकी सब जो था वो खा नहीं पाया और गुलदार वहाँ से निकल गया। वो अब उस छाव को किसी पत्तों से पेड़ के आड़ पे छुपा गया था। घटना तुरंत आग की तरह सब जगह फैल गई और प्रशासन को और वन विभाग को सूचना दी गई। तो वो लोग भी फटाफट उस घटनास्थल पर पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि वास्तव में इसको आदमखोर गुलदार उठा के ले गया है, तो उसके पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के बाद उस शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं उस समय दोस्तों गोपेश्वर जो मैनीटर आपने इससे पहले मेरे घटनाक्रम में देखा होगा, मैं उस समय उस आदमखोर पे गोपेश्वर काम कर रहा था और मुझे गोपेश्वर कॉल किया गया कि यहाँ पे एक घटना हो गई है रावत, कल तक परमिट आ जाएगा, आप लोग यहाँ आ जाए। और मैं शाम को जो है काली माटी पहुँच गया। क्योंकि मेरा घर भी गैरसैंण था, गैरसैंण से केवल 5 किलोमीटर पे ही था, इसलिए मैं शाम को वहाँ पहुँचा। मैंने वहाँ पे निरीक्षण किया तो वास्तव में उस खेत में एक नर गुलदार जिसकी उम्र लगभग 6-7 साल थी, उसके पग चिन्ह थे और उसने बहुत मतलब जो बचुली देवी का शरीर होगा वो लगभग 50 या 60 किलो का होगा। इतने बड़े शरीर को उसने बहुत ज़बरदस्ती से घसीट के खींच के उसने जंगल तक पहुंचाया था। दोस्तों, शाम को क्योंकि परमिट तो था नहीं, वेदपाल जी उस समय डीएफओ थे, तो उन्होंने कहा कि रावत पे कल या परसों तक परमिट आ जाएगा, थोड़ा आप जन सुरक्षा में यहाँ पे सर्चिंग करते रहे। तो मैं सर्चिंग करने के लिए शाम को जब वहाँ गया तो उन्होंने वहाँ पे जो पिंजरा लगाया था उस पिंजरे में भी उन्होंने उस दिन, क्योंकि हपड़ में पहले तो बॉडी का पंचनामा किया फॉरेस्ट वालों का, वही प्रॉब्लम परेशान थे और इसलिए वो पिंजरा तो उन्होंने लगा दिया था जहाँ पे बॉडी वो लास्ट ले गया था उसी के बगल पे, परंतु उसमें न तो बकरा डाला गया और न उसमें कुत्ता था। दोस्तों, शाम को मैं और हरी सिंह जब उस घसीट से थोड़ा आगे बढ़े और हमने उस जंगल की ओर सर्च किया तो हमको गुलदार की एक गुर्राहट सुनाई दी। गुर्राहट ऐसी सुनाई दे रही थी कि वो बिल्कुल हमारे बगल पे है और हमने चारों ओर तुरंत लाइट मारी कि कहाँ गुलदार है, इसके दर्शन तो होंगे, दिखेगा ये कहाँ पे दिखेगा। परंतु दोस्तों, हमको गुलदार नहीं दिखाई दिया और मेरे को लगा कि हमारे बगल पे एक 4 फीट ऊंची जो दीवार थी खेतों की, शायद वो उस दीवार की आड़ पे बैठा रहा और इसलिए जब हमने लाइट चारों ओर मारी तो वो दीवार की आड़ लेते लेते वो सीधे निकल गया था और उसके बाद हमको वो दिखा नहीं। और जब हम वापस लौटे तो हमने बोला चलो पिंजरे पे तो आ ही जाएगा ये, क्योंकि ये अभी यही है और हमको मारने का परमिट तो है नहीं, कम से कम ये पिंजरे पे कैद हो जाएगा। जब हम पिंजरे के नज़दीक पहुँचे तो हमने देखा रही ये पिंजरा तो खाली है। तो आज गुलदार के कोई फंसने के चांस भी नहीं थे। और दोस्तों, उसके बाद हम पूरी रात सर्च करते रहे परंतु हमको गुलदार नहीं दिखा। इस आदमखोर को 6 अक्टूबर को 2006 को आदमखोर घोषित कर दिया गया। अब हमारे पास इसको मारने के लिए जो था वो हंटिंग परमिट आ चुका था, परंतु उस हंटिंग परमिट में एक शर्त रखी गई थी कि आप इस गुलदार को केवल एक 1.5 किलोमीटर परिधि पे ही मार सकते हैं, यानी 1.5 किलोमीटर की परिधि पे ही आप इसको मार सकते हैं। और जबकि हम ऊपर देख रहे थे कि यहाँ से 2 किलोमीटर दिवाली खाल के बाद जो प्रभाग की जो वन प्रभाग था वो जो आटागाड़ के इधर वाले पे बद्रीनाथ वन प्रभाग लग जाता था और उसके दूसरी ओर केदारनाथ वन प्रभाग था।
जो घटना हुई थी वो केदारनाथ वन प्रभाग में थी। और यहाँ तक कि दिवाली खाल के जो रिज है, उस रिज के बाद रेंज ऑफिस जो थे वो बदल जाते थे। उसके बाद वालों का केदारनाथ वन प्रभाग का रेंज जो कार्यालय था वो गोचर हो जाता है। और ये गैरसैंण लोबा रेंज में ये घटना हुई थी। दोस्तों उसके बाद उस समय दिल्ली से डिस्कवरी जो चैनल था उसके जो डायरेक्टर थे वो गुरमीत सपत, वो भी आदमखोरों पे फिल्म बनाने के लिए कालीमाटी पहुंच चुके थे। तो एक दिन उन्होंने कहा सर हम भी आपके साथ मचान पे बैठेंगे। तो मैंने बोला चलो आप भी बैठो। और हमने आगे बकरा बंधवा दिया। पूरी रात हम लोग उस बकरे पे बैठे रहे, परंतु गुलदार नहीं लौटा। एक क्रम हमने लगभग 2-3 दिन तक किया, परंतु हमको गुलदार कहीं नहीं दिखा। 10 अक्टूबर को शाम को ये हमें गांव से पता चला कि एक जो बैल था, बैल स्वामी ने बताया कि यार मेरा जो बैल है वो घर नहीं आया है और हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं इसको बाघ द्वारा मार दिया गया हो, यानी गुलदार द्वारा मार दिया गया हो। तो सुबह हम लोग सब ढूंढने चले, वो भी गए ढूंढने। तो हमने देखा कि जहाँ पर वो घटना स्थल था उससे लगभग 1 किलोमीटर पे एक बैल को किसी गुलदार ने मारकर एक झाड़ी में डाल दिया था और उसका आधा शव खा लिया था। तो हमने बोला चलो ठीक है, क्योंकि इसके फुटप्रिंट तो मुझे उस दिन जो खेत में जो हल लगे खेतों में इसके पंक्चर तो मिल चुके थे, परंतु जहाँ उस बैल को मारा गया था वहाँ पे जमीन जो थी वो घास के मैदान थे और वो हार्ड जमीन होने के कारण वहाँ पे किसी का पंक्चर दिखाई नहीं दे रहा था। यानी जो गुलदार ने बैल को मारा है उसका पंक्चर हमें मिल नहीं पा रहा था। जब पंक्चर नहीं मिल पा रहा था तो हम ये महसूस नहीं कर पा रहे थे, ये पता नहीं कर पा रहे थे कि ये उसी गुलदार की घटना है या दूसरे गुलदार की। अब इसके लिए हमारे पास केवल एक ही चारा था कि यहाँ पे मचान बनाया जाए और मचान के ऊपर बैठ के देखा जाए कि वास्तव में ये गुलदार कौन है। तो हम लोग लगभग 3 बजे मैं हुआ और गुरमीत सपत और हरी तीनों जो है हम लोगों ने एक बांस के पेड़ पे मचान बनाई, बहुत अच्छी मचान बनाई और उस पर हम लोग बैठ गए। लगभग 5:30 बजे के लगभग, क्योंकि जो ये क्षेत्र था ये बिल्कुल सुनसान था और यहाँ 5:30 बजे एक गुलदार आता हुआ हमको दिखाई दिया। जब वो गुलदार नज़दीक पहुँचा तो मैंने उसको गौर से देखा, अरे ये तो मादा गुलदार है और इसकी उम्र लगभग 4-5 साल है। तो यानी जो पक्षी हमको मिले थे वो मेल गुलदार के थे और ये थी ये फीमेल गुलदार है। और उसमें डिस्कवरी जो उन्होंने अपना थोड़ा उसका फिल्मांकन किया और उसके बाद हम लोग खड़े हुए और खड़े होने से वो जो मादा गुलदार थे वो शिकार से भाग गई। तो फिर हम लोग उतर के नीचे आ गए। दोस्तों उसके बाद जो इससे पहले घटना जो 2000 की थी, तो 2000 में आदबद्री क्षेत्र पर एक गुलदार ने लगभग 12 बच्चों का किल किया था। तो डिस्कवरी चैनल ने वहाँ भी उनके घर वालों से मिलकर और उनसे वो पूछ रहे थे। तो उन्होंने मुझे भी कहा कि रावत जी चलो आप भी चले नीचे और आज हमको थोड़ा बता दें किन किन घरों से इसने अटैक किया है। तो मैं भी उनके साथ आदबद्री क्षेत्र में चले गया था। जब हम शाम को आदबद्री क्षेत्र से वापस लौट रहे थे तो यानी कालीमाटी से 2 किलोमीटर पे ऊपर को यदि हम पैदल कर देखें तो दिवाली खाल और दिवाली खाल से लगभग 7-8 किलोमीटर नीचे मालसी है। मालसी जहाँ पे इंटर कॉलेज बिल्कुल रोड पर है, उसके बाद जो बैंड बड़े बैंड है उस पर 2-3 बैंड, उस पर जब हम लोग डिस्कवरी चैनल वालों की गाड़ी से ऊपर आ रहे थे तो वहाँ पे हमको एक मेल गुलदार दिखाई दिया। और वो मेल गुलदार जो फिगर हमारे माइंड में बनी थी वो उस पर बिल्कुल मेल खाता था। यानी वो आदमखोर गुलदार था जो कालीमाटी से मालसी तक पहुंच चुका था। अब क्योंकि जो क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हमको वो गुलदार दिखाई दिया था वो क्षेत्र बद्रीनाथ वन प्रभाग में पड़ता था और हमारे पास जो हंटिंग परमिट था वो केवल 1.5 किलोमीटर का था और 1.5 किलोमीटर भी केवल केदारनाथ वन प्रभाग का। तो वहाँ उससे हम मार नहीं सकते थे, इसलिए डिस्कवरी चैनल ने उसकी फिल्मांकन किया थोड़ा देर और उसके बाद वो गुलदार वहाँ से निकल गया। दोस्तों अब हमारे पास इस गुलदार की फोटोग्राफ्स भी आ गए थे और उसके बाद अब हम कोई पता भी था कि ये गुलदार जो है
काली माटी को छोड़ चुका है और ये गुलदार जो है वो आगे की ओर बढ़ गया है। दोस्तों 18 अक्टूबर की बात है, जो दिवाली खाल से जो आजकल ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की है वो भराड़ीसैंण है। भराड़ीसैंण के जस्ट पीछे जो है एक गांव पड़ता है चोरड़ा। उस समय इस गांव में रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी और लोग जो थे उस समय वो मिट्टी तेल के जो ढिबरी है, मिट्टी तेल के जो लैंप है उनको जला के काम चलाते थे 2006 में। तो कोई परिवार था, उस परिवार में शायद उस दिन मिट्टी तेल नहीं था, तो मिट्टी तेल के लिए वो परिवार वाला वो जो उनका बच्चा था 10-11 साल का, वो किसी परिवार के यहाँ गया और उसने एक बोतल मिट्टी तेल उनसे मांग के लाया और उसमें बोतल पे उसने जो ढक्कन था वो ढक्कन लगा दिया और शायद बोतल पूरी नहीं भरी थी, बोतल थोड़ा आधा से थोड़ा ज़्यादा रही होगी, तो वो हिलने से उसमें गैस बन गई। और जब वो लड़का उस बोतल को लेके, क्योंकि जो चोरड़ा के इस साइड वाला जो पोर्शन है वो भराड़ीसैंण के जंगल से लगा हुआ है और दूसरी साइड वाला जंगल जो है वो सिराना, यानी जब हम कभी दिवाली खाल से खंडप्याग की ओर जाए तो जंगल चट्टी से जो ऊपर वाली रिज दिखाई देती है वो सिराना वाली रिज है और उसके बाद वाले जो रिज है वो है चोरड़ा की रिज। तो वहाँ दोनों तरफ जंगल थे। तो जब ये बच्चा तेल लेके नीचे पहुँच रहा था, अंधेरा हो चुका था और लगभग पूरी तरह अंधेरा था और इसके पास लाइट तो थी नहीं, क्योंकि टॉर्च हाउस का तो उतना बहुत ज़्यादा प्रचलन उस समय था नहीं। तो वो तेल की बोतल लेके जब घर पहुंचा तभी गुलदार ने उस पर हमला करते ही दोस्तों जो उसके हाथ में तेल की बोतल थी वो तेल की बोतल नीचे गिर गई और उससे एक धमाका हो गया। तो धमाका होते ही गुलदार एकदम उस धमाके से घबरा गया और उसने उस बच्चे को छोड़ के वो भाग गया। तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लाए और वहाँ उसका ट्रीटमेंट किया और उसके बाद वो बच्चा बच गया। तो ये घटना 21/10/2006 की है। उस दिन छोटी दिवाली थी। पहाड़ों में दिवाली का जो त्यौहार है बहुत उत्साह से मनाया जाता है। उस समय जो लड़कियां ससुराल होती है लोग उनको लेने उनके मैके जाते हैं और जो बहुएं हैं वो बहुएं ससुराल अपने मैके जाती हैं, तो कुछ लोग उनको भेजने जाते हैं, कुछ अपनी बेटियों को लेने जाते हैं और दिवाली में सब लोग मिलजुल कर दिवाली मनाते हैं। दोस्तों यहाँ से गैरसैंण से आदिबद्री 28 किलोमीटर और वहाँ से जो रूट आगे जाती है वो जाती है देवलकोट यानी नंदासैंण के लिए, और यदि आगे हम जाएं तो वो चले जाएगी पौड़ी के पाबो ब्लॉक को लिंक करते हुए, और दूसरी साइड को हम जाएं तो वो खंडप्याग चली जाती है। तो दोस्तों आदिबद्री से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक उसी रूट पर एक मटियाला छोटा सा एक बाजार है और उसमें कुछ चाय की दुकानें हैं। कुछ लोग वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो चलाते थे। उसमें एक पेब गांव के उसके ऊपर जो है पेब गांव है, उसके बगल पे ऊपर को किरसाल है और इस साइड को उसका माथर है। ये गांव वहाँ पे अलग अलग गांव बसे हुए हैं और उन गांवों के एक बीच में जो है एक छोटा सा उनका ये बाजार है। वहाँ पे पेब गांव के अजीत का जो था वो हल्की सी एक दुकान और कभी पकौड़ी हकौड़ी या जलेबी हलेबी बना देता था, उसी में उसका घर का अपना खर्च चलता था। तो दिवाली का दिन था इसलिए वो भी थोड़ा जल्दी अपने दुकानें उन्हें बंद की, क्योंकि उनका जो घर था वो मटियाला से 4 किलोमीटर सीधा पैदल था और जिसमें बीच में एक बांज का जो जंगल पड़ता है लगभग 500 मीटर का एक पैच जो है वो घने जंगल का भी है। परंतु दोस्तों पहाड़ों में एक प्रकार से लोग कहते हैं कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है यहाँ पहाड़ी मस्त हो जाता है, यानी वो शराब का सेवन कर लेता है। उस दिन अजित के साथ उसका बड़ा बेटा जो था वो भी था और अजित ने भी जैसे पहाड़ी मस्त वाला रहा और उसने भी अपने शराब का सेवन किया और शायद उस दिन वो थोड़ा ज़्यादा ही पी गया। तो बच्चों के साथ और उनके साथ वो धीरे धीरे उस चढ़ाई को
पे चलने लगा। यानी वो चढ़ाई 4 किलोमीटर की थी। तो चलते चलते लगभग उन्होंने उस चढ़ाई को 2 किलोमीटर तक पार कर लिया था। और उसके बाद शायद अजीत को अब नशा भी ज़्यादा होने लग गया और वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए ऊपर चल रहा था। तो बच्चों को एक जिज्ञासा होती है कि शाम होने वाली है और जो है पापा इतने धीरे आ रहे हैं, लोगों के जो है वो दिए जलने वाले हैं और पटाखे तोड़ने का टाइम हो गया है, क्यों ना हम फटाफट चले। तो उन्होंने अजीत से कहा कि पापा तुम आओ और हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप चलो, ठीक है। और बच्चे लोग जो है वो फटाफट घर की ओर बहुत तेजी से चढ़ाई पे चलने लग गए। और वो जो अजीत था वो फुल नशे में लड़खड़ाते हुए ऊपर चढ़ रहा था। वहाँ पे एक जब वो जो पैच है जंगल का, जंगल का जो पैच है, उस पैच के समाप्त होने पर वहाँ पे एक मकान है, अकेले मकान। वो गुरुजी है रघुनाथ सिंह मिश्र जी, उनका घर था। और उसी के ऊपर वाले बैंड तक जो चढ़ाई, जो ऐसे जो घुमावदार चढ़ाई पे जो रास्ते होते हैं पैदल के, वो ऐसे चल लेते। इस पे 3-4 बैंड जाने के बाद जो है अजीत थोड़ा देर बैठ गया। नशा ज़्यादा हो चुका था, इसलिए वो बैठने के बाद वहाँ पे लेट गया। और लेट गया क्योंकि उस समय वहाँ आदमखोर का कोई भय तो था नहीं, और वो लेटा ही रह गया। दोस्तों, ये आदमखोर अब चोरडा से चलते चलते देवलकोट पहुँच गया था। इसकी मेन खासियत ये थी, ये रोड हेड से नहीं चलता था बल्कि जंगलों से चल रहा था। और जंगलों से चलते चलते जब इस शाम को उसने देखा कि ये आदमी लड़खड़ाते हुए ऊपर चल रहा है, तो वो इसका पीछा करता गया। और अजीत को ये मालूम नहीं था कि आज गुलदार मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरा पीछा कर रहा है। और जो उसके बाद अजीत वहाँ पे लेटा तो इसने अजीत पे हमला कर दिया। और शायद शराब के नशे में वो इतना धुत था कि वो चीख भी नहीं पाया। और जो है गुलदार ने इसके जो कैनाइल से इसके गले को फाड़ा और उस बॉडी को उठा के लगभग वहाँ से 40 मीटर दूर एक झाड़ियों में ले गया। और उसने अजीत के सबको वहाँ से, बल्कि पूरे जो इसके पीठ वाला पोर्शन है, इस पीठ वाले पोर्शन से उसने पूरा खाकर, और उसके बाद उसके लंग्स, हार्ट और उसको पूरा खा लिया। बल्कि नीचे का जो पोर्शन था, नीचे का पोर्शन वैसे का वैसे रहने दिया। और ऊपर के पोर्शन से वो फट्टी कंधे के बगल से पूरा मांस खा के और हड्डी चबा के पूरा ऊपर से वो खा लिया। अजीत घर नहीं पहुंचा तो सुबह उसकी माँ जो थी, क्योंकि उसके 3 बच्चे थे, मिसेज थी, और वो उसको ढूंढने नीचे आए कि क्यों नहीं आया। उन्होंने सोचा क्या पता कहीं गिर तो नहीं गया है। और जब वो नीचे आए तो उस बेंच पे उसके चप्पल उनको मिल गई, और जो थैला उसके पास था वो वहीं पे था। तो उन्होंने बोला ये थैला और ये तो यहाँ है, ये अजीत कहाँ गया। और उसके बाद थोड़ा और इधर उधर उन्होंने देखा घसीट के निशान, तो उस पे गए तो उनको दिखा एक झाड़ी के अंदर जो है अजीत को गुलदार ने इस प्रकार से छुपा रखा है कि वो दूर से देखने पे उसका ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये किसी गुलदार ने इसका शिकार किया है। बल्कि जो उसका जो काला काला जैकेट था, वो जैकेट इसके पीछे से और मुंह तक पूरा ढका हुआ था, बल्कि इसके पाँव हाव जो दिख रहे थे। उन्होंने सोचा शायद किसी ने इसका मर्डर कर दिया है, और तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। जब प्रशासन वाले वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसको हटाया और तब देखा अरे ये तो गुलदार ने खा रखा है। तो तुरंत उसी समय वन विभाग को भी सूचना दे दी गई। तो मैं उस समय गोपेश्वर था, तो मैं भी तुरंत जो SDO त्रिपाठी जी थे, उन्होंने कहा रावत वहाँ एक घटना और हो गई है, चलो हम वहाँ चलते हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उनको बताया सर कि ये जो गुलदार के जो निशान है, ये गुलदार के निशान उसी गुलदार के हैं जो गैरसैंण से चला है। परंतु फॉरेस्ट अधिकारी जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। वहाँ जो खेत थे उन खेतों में हल लगा हुआ था, हल लगे में उस गुलदार के निशान साफ दिख रहे थे। और परंतु उसके बगल पे कोई सियार या कोई ऐसी चीज चल रही थी जिसके छोटे निशान बन रहे थे। उन छोटे निशानों को त्रिपाठी ने देखा तो वो एक प्रकार का उनको एक भ्रम हो गया कि ये गुलदार जो है फीमेल है और इसके बच्चे साथ में है। जबकि मैंने उनको बताया था कि सर ये मेल गुलदार है, साफ निशान पहचाने जा रहे हैं, परंतु उन्होंने उसको फीमेल गुलदार समझा। और मेरा ये था उस दिन मेरे पास बहुत बढ़िया चांस था कि मैं वहाँ पे बकरा बंध रहा था, तो मैं उस गुलदार को वहाँ पे आराम से
शूट कर सकता था, क्योंकि उसको आना ही था, क्योंकि वो पूरा खा के बॉडी को छुपा के गया था। तो यानी उसको शाम को उस बॉडी पे फिर दोबारा लौटना था। परंतु त्रिपाठी जी ने मना किया, नहीं राउत, ये दूसरा है और इसको नहीं मारना है। तो मैंने बोला ठीक है सर। और उसके बाद दोस्तों, क्योंकि उसके लिए परमिट जारी हुआ नहीं था और मैं भी उसके लिए वापस वहाँ से निकल गया। जो घटना की थी, उस गुलदार को 3 नवंबर 2006 को आदमखोर घोषित कर दिया गया। यानी उसी गुलदार को, जो गुलदार गैरसैंण से चला था, उसको मारने के लिए अब दूसरा परमिट जारी हो गया था। एक ही गुलदार को 2 परमिट जारी हो गए थे मारने के लिए। तो ठीक है, हमने बोला चलो सब ठीक है। फिर मैं वहाँ से पेड़ गाँव पहुँचा और पेड़ गाँव हमने सर्च किया, तो हमें कोई सफलता मिल नहीं रही थी, क्योंकि गुलदार का कोई मूवमेंट पता नहीं चल पा रहा था। तो दोस्तों, इसी प्रकार से 1-2 दिन वहाँ देखने के बाद और फिर मैं जो है गोपेश्वर के लिए रवाना हो गया, क्योंकि मेरे पास गोपेश्वर का जो परमिट था वो परमिट भी चल रहा था, वहाँ भी घटनाएं हो रही थी, इसलिए मेरे को वहाँ भी देखना पड़ रहा था। दोस्तों, जो पहली घटना जो देवलकोट की थी वो थी 21/10 की, यानी 21 अक्टूबर को, ठीक 1 महीने बाद, यानी 21/11/2006 को वहाँ से पेप से लगभग 10 किलोमीटर जंगल के रास्ते से ये गुलदार पिंडवाली, जो एक स्थान है, एक गांव है, लगभग 200-250 परिवारों का ये गांव है, ये गुलदार वहाँ पहुँच गया। और 21 नवंबर को यहाँ पे एक शादी हुई और शादी समारोह में सब लोगों के लिए रात्रि का भोज था। दोस्तों, ये जो पिंडवाली गांव है, इसकी ऊंचाई 2250 मीटर है, यानी पूरे चारों ओर जो है इसमें जंगल है और जाड़ों में पूरे इन जंगलों में ऊपर बर्फ से ये ढकी रहती है, यानी बहुत हाइट पे ये जो था ये गांव था। और उसके बाद जब ये शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, तो सुरेंद्र, जो उस समय लगभग कक्षा 6 में पढ़ता था, वो अपनी माँ के साथ खाना खा के अपने जो घर के लिए आ रहा था। पिंडवाली में उस समय रोड नहीं थी, बल्कि रोड जो कच्ची रोड थी वो कटी हुई थी। गांव में बिजली नहीं थी, केवल कहीं कहीं जो है सौर पैनल लगे हुए थे, सौर ऊर्जा के जो पैनल थे वो लगे थे। बाकी लोग जो है वही अपने तेल की ढिबरी जो जलाते थे उसी से रोशनी करते थे, या इनके पास जो जंगल से लकड़ी में जो लीशा होता है उसकी लकड़ियों को गट्ठे बना के उसको जला के भी लोग अपना काम जो है निकालते हैं। वो मतलब हम छिल्ला बोलते हैं, छिल्ला माने उस पर जो लीशा होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, यदि हम उसको जलाए तो पूरे रोशनी के साथ जलती है। तो इस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करते थे और बाकी सारे खेती करते थे। जब ये सुरेंद्र अपनी माँ के साथ जब अपने घर के लिए लौट रहा था, तो माँ ने देखा कि वो लड़का सीधा जा रहा है, तो वो घर थोड़ा दूर था, इसलिए वो अपनी लघु शंका के लिए उससे 15 मीटर पीछे बैठ गई और सुरेंद्र सीधे अपने घर के लिए चल दिया। जब वो अपनी लघु शंका समाप्त की उसने, तो वो भी उसके साथ चल दी। और उसके बाद वो घर पहुंची तो घर पे उसने देखा कि यहाँ तो सुरेंद्र है ही नहीं। उसने सुरेंद्र को आवाज़ दी, उसने कहा यार मेरे से पहले घर आ गया था, मतलब साथ साथ आ रहे थे परंतु वो आगे था। तो फिर वो वापस लौटी। वापस लौटने के बाद उसने देखा, आवाज़ लगाई कि कहीं वो किसी के घर तो नहीं गया, तो किसी सबने मना किया। और जब वो वापस लौट कर फिर उसको देखने आई तो उसकी चप्पलें वहाँ पर मिल गई। तो उसने देखा यार इसकी चप्पल यहाँ पड़ी हुई है, और थोड़ा उसने नीचे को देखा तो वहाँ पे कुछ घसीट के निशान बने हुए थे। तो फट से उसके दिमाग में आ गया कि गुलदार जो है यहाँ सक्रिय है और आज शायद गुलदार यहाँ पहुँच गया है। तो उसने तुरंत ढूंढना शुरू किया। तो लोग सब इकट्ठा हो गए, किसी के पास टॉर्चें थी, टॉर्च से उसको देखा गया तो वहाँ ब्लड की बूंदें भी उनको दिखाई दी। और लोग फटाफट जाकर और नीचे तक उन्होंने गए, और कुछ लोगों ने ऐसे ही और कुछ लोगों ने ऐसे नीचे को वो प्लेस घेर लिया, तब कि जो गुलदार है इसके शव को ज़्यादा दूर न ले जा सके। और देखा उन्होंने वहाँ पर से केवल 100 मीटर नीचे उसने सुरेंद्र को छोड़ के गुलदार भाग गया था। फिर क्या था, एक घटना और हो गई थी। और दोस्तों
एक 22 नवंबर को मैं हुआ और एसडीओ त्रिपाठी जी हुए, डीएफओ बेतपाल जी हुए, हम सब लोग पिंडवाली पहुंचे। और पिंडवाली में जब हमने देखा कि ये घटना इसने यहाँ से कर ली है, और उसके बाद उस सब का पोस्टमार्टम किया करके उनके घर वालों को सौंप दिया गया, और मेरे को उस क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए और उस गुलदार को मारने के लिए नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों, मैं उस क्षेत्र में बहुत रहा, लगभग 5-6 दिन मैंने लगातार उस क्षेत्र की कॉम्बिंग की। फर्स्ट डे जिस दिन वो था जहाँ पे उसने बच्चे को छोड़ा था, उस जगह पे मैंने रात को एक कुत्ता बांधा, और एक काफल का जो पेड़ होता है उस पेड़ पे मैंने मचान बना दी, और मैं लगभग 4:30 बजे अपना खाना खा के मैं और हरी दोनों हम उस पेड़ पे बैठ गए। दोस्तों, गांव में लाइट तो थी नहीं, सौर ऊर्जा की रोशनी में हल्की हल्की कभी वो कुत्ता हमें हल्का सा दिख जाता था। जब लगभग, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे था, ठंडा बहुत हो रहा था, जब लगभग 9-10 बज गए तो कुत्ते ने भी अपने पंजों से एक गड्ढा किया और वो गड्ढे में लेट गया, और हम पेड़ पे बैठे गुलदार का इंतजार करते रहे। लगभग रात के जब 2 बजे, तो 2 बजे के बाद, क्योंकि उस क्षेत्र में पाला जो था वो पाला पड़ना शुरू हो गया, और पाले से जो पानी था वो पानी अब जो है पाले में बदल गया, यानी चारों ओर जो है वो सफ़ेद सी एक जैसे बर्फ गिरी हुई जो हो, ऐसी जो रोशनी है वो आने लगी पाले से। अब हमको देखा यार, हमें कुत्ता भी साफ दिखने लग गया था, क्योंकि पाला, और हमने जो हम उस पेड़ पे बैठे हुए थे, हमारे सारे कपड़े जो है पाले से पूरे ठंडे हो चुके थे। तो बड़ी मुश्किल से दोस्तों हम 5 बजे तक उस पर बैठे रहे। उसके बाद हम लोग उठे और कुत्ते को उठा के हम ऊपर ले आए, और उसके बाद हमने इधर उधर लाइट मारी तो हमें कुछ नहीं दिखा, क्योंकि गुलदार वहाँ था ही नहीं। 25 तारीख के लगभग एक सुबह हम उठे, और हमने उस जो मूवमेंट वाले उसके रास्ते थे लपट के, उन पे जो हमने सर्च किया, तो हमें वहाँ पे एक बूढ़ी मादा, जो बिल्कुल एकदम बहुत बूढ़ी मादा थी, उस मादा की पगचिन्ह दिखाई दी। उसकी जो गद्दियाँ थी, गद्दियाँ फटी हुई थी, और जब वो मिट्टी पे चली थी तो मिट्टी की जो रेखा थी वो साफ दिख रही थी, यानी उस मादा की सारी गद्दियाँ फटी हुई थी। फटने का मतलब होता है, जिस गुलदार की गद्दियाँ फट जाती है उससे आप लगा सकते हैं कि इसकी एज जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और केवल एक फीमेल जो वो थी बूढ़ी, वही उसी के हमको यहाँ पे पगचिन्ह दिखाई दिए। और दोस्तों, आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जिस दिन सुरेंद्र को गुलदार उठा के ले गया था, और उसके बाद इन लोगों ने घेरा किया था, और घेरा करने डालने के बाद गुलदार वहाँ से भाग निकला था। ये क्षेत्र में भांग जो होती है, रस्सी जिससे बनाई जाती है, और बहुत मजबूत रस्सी होती है भांग की, इन रस्सियों से ये लोग जाल बनाते हैं, और जाल के द्वारा ये लोग उसको रस्तों पे डालते हैं, और रस्तों पे ये कहीं से हाका करवाते हैं, और हाका करके जो भी उन रस्सियों पे कोई भी गुलदार या कोई जानवर जो फंसता है उसको ये शिकार करते हैं यहाँ पे लोग। और शायद वो बता रहे थे कि इन लोगों ने ऐसे ही बहुत सारे गुलदारों का भी पहले शिकार किया था। तो उस दिन सुबह एक गांव वालों ने जब देखा कि बॉडी इसकी मिल गई है और गुलदार यहाँ है, तो सारे गांव ने एकत्र होकर जो उसके गांव से निकलने के जितने रास्ते थे उन रास्तों को पे इन्होंने सारे रास्तों पे गया है, और हम ऊपर जंगल के रास्तों से पेप के लिए वहाँ से मूव कर गए, क्योंकि अजीत का मूल गांव पेप था। तो हम पेप के लिए ऊपर जंगल के रास्तों से जब आ रहे थे, तो हमने देखा था कि उसी गुलदार के जो पग चिन्ह, उसकी जो क्रैश थी, वो पिंडवाली से पेप की ओर आ चुकी थी, यानी गुलदार पिंडवाली को छोड़कर पेप की ओर मूव कर चुका था। जब हम पेप गांव के ठीक ऊपर पहुंचे, तब हमने फिर उन क्रैशों को पेप गांव न जाते हुए सीधे आगे की ओर, यानी उससे आगे किरसाल, और किरसाल से 2 किलोमीटर ऊपर जो है वो गिंदा खाल है। गिंदा खाल जो है वो एक ऐसा प्लेस है जो जनपद चमोली और पौड़ी की सीमा है। तो उस ओर ये, जब ये नरबक्सी गुलदार जनपद पौड़ी में गया, तो वहाँ पौड़ी में इसके साथ क्या किया, इसने कितनी घटनाएं की, और उसके बाद जब ये वापस चमोली आया तो चमोली में फिर इसने कितनी घटनाएं की, और यह कब मारा गया,
इसको देखने के लिए, इसको महसूस करने के लिए, इन घटनाक्रमों को महसूस करने के लिए इसका दूसरा भाग देखना न भूलें। दोस्तों, वीडियो लंबी होने के कारण मैं इसको 2 भागों में बांट रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।